एक पल के लिए कल्पना करते हैं, रात का एकदम घुप अंधेरा है, एक विशालकाय विमान रनवे से बिल्कुल परफेक्ट टेक ऑफ करता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अचानक चंद सेकंड बाद ही ये प्लेन तेजी से बाईं तरफ झुकने लगता है और सीधा अरब सागर की काली गहराइयों में गोता लगाने लगता है। कॉकपिट में वार्निंग अलार्म जोर-जोर से बज रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की तह तक जाएंगे और उन सुरागों को जोड़ेंगे जो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सिर्फ 100 सेकंड। जी हाँ, एक एकदम परफेक्ट किताबी टेक ऑफ से लेकर एक पूरी तरह से विनाशकारी हादसे तक पहुंचने में महज 100 सेकंड का वक्त लगा। इतनी तेजी से कि किसी को पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिला। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे आधुनिक तकनीक और इंसानी मनोविज्ञान का टकराव इतने कम समय में इतनी बड़ी तबाही ला सकता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, समुद्र के ऊपर चंद सेकंड, और कैसे शहर की जगमगाती रोशनी खूब अंधेरे में बदल गई। इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए हमें 1 जनवरी 1978 के दिन बॉम्बे वापस लौटना होगा। नए साल का दिन था, शहर जश्न मना रहा था। रात के ठीक 8:12 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 855 रनवे 27 से दुबई के लिए उड़ान भरती है। मौसम बिल्कुल साफ था और सब कुछ एकदम रूटीन था। अब मुंबई एयरपोर्ट की ज्योग्राफिकल लोकेशन ही कुछ ऐसी है। जैसे ही विमान पश्चिम की तरफ उड़ान भरता है, वो शहर की जगमगाती रोशनियों से निकलकर सीधा अरब सागर के एकदम घुप अंधेरे में चला जाता है। मतलब 1 मिनट से भी कम समय में पायलटों के लिए खिड़की के बाहर देखने लायक कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक काला अंतहीन सन्नाटा। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने इस पूरी त्रासदी की जमीन तैयार कर दी। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू पर, एक उड़ता महल और बेहद कुशल क्रू। आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उस रात दांव पर क्या लगा था, क्योंकि इस पूरी घटना में एक बहुत बड़ी विडंबना छिपी हुई है। देखिए, ये कोई आम क्रू नहीं था। कैप्टन मदन लाल कूकर के पास 18,000 घंटों का जबरदस्त अनुभव था। अगर हम हिसाब लगाएं तो उन्होंने अपनी जिंदगी के 2 पूरे साल सिर्फ हवा में प्लेन उड़ाते हुए बिताए थे। फर्स्ट ऑफिसर इंदु विरानी एयरफोर्स के पूर्व विंग कमांडर रह चुके थे और फ्लाइट इंजीनियर एल्फ्रेड फारिया तो एयर इंडिया के सबसे सीनियर इंजीनियर थे। कुल मिलाकर ये एविएशन की दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन और सीजन्ड प्रोफेशनल्स थे। और वो विमान, वो भी कोई आम हवाई जहाज नहीं था। वो एयर इंडिया का पहला बोइंग 747 सम्राट अशोक था। आसमान में आपका महल, यही इसकी ब्रांडिंग थी। पहली बार इसमें मशहूर मेहराबदार खिड़कियां, ऊपरी मंजिल पर एक शानदार महाराजा लाउंज और एकदम राजसी सजावट थी। ये एयर इंडिया का सबसे बेशकीमती ताज था। तो इतने बेहतरीन क्रू और इतने शानदार प्लेन का नुकसान कोई छोटी मोटी दुर्घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति थी। तो फिर इतनी काबिल टीम और इतने शानदार एयरक्राफ्ट के साथ इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? इसके लिए हमें अगले हिस्से की तरफ बढ़ना होगा। एक झूठे उपकरण पर भरोसा और भटकाव का विज्ञान। असल में तबाही की शुरुआत कॉकपिट के इन्हीं उपकरणों से हुई थी। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दिन के उजाले में उड़ान भरना, जिसे विजुअल फ्लाइट कहते हैं, काफी आसान होता है। बस खिड़की से बाहर क्षितिज को देखिए और प्लेन उड़ाइए। लेकिन जब बाहर समुद्र का ऐसा घुप अंधेरा हो तो इंस्ट्रूमेंट उड़ान ही इकलौता सहारा बचता है। ऐसे वक्त में सामने कंसोल पर लगे गेज ही पायलट की आंखें होते हैं। उनके शरीर को क्या महसूस हो रहा है, ये सब भूलकर सिर्फ और सिर्फ उन छोटी छोटी सुइयों पर भरोसा करना पड़ता है। और यहीं पर एविएशन का एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट एंट्री लेता है, स्थानिक भटकाव या स्पेशियल डिसोरिएंटेशन। ये एक ऐसी स्थिति है जब इंसान का शरीर और उसका दिमाग उसे कुछ और ही बता रहा होता है, जबकि प्लेन असल में किसी और ही दिशा में जा रहा होता है। पायलटों को इसके लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे हालात में अपने शरीर की मत सुनो, बस अपने उपकरणों पर भरोसा करो। अब अंधेरे में प्लेन सीधा उड़ रहा है या नहीं, ये बताने वाला सबसे अहम टूल होता है एटीट्यूड इंडिकेटर। स्क्रीन पर आधा नीला हिस्सा आसमान दिखाता है और आधा भूरा हिस्सा जमीन को। इसके अंदर एक जायरोस्कोप लगातार घूमता रहता है, जो प्लेन के जरा से भी झुकने को तुरंत पकड़ लेता है। अंधेरे में यही मशीन पायलट को प्लेन की बिल्कुल सही पोजीशन बताती है। लेकिन इस घटना का मेन ट्रिगर पॉइंट यहीं से शुरू होता है। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन का ये एटीट्यूड इंडिकेटर अचानक अटक जाता है
वो स्क्रीन पर एक दाहिना झुकाव यानी राइट बैंक दिखाने लगता है, जबकि हकीकत में प्लेन बिल्कुल सीधा उड़ रहा था। अपनी उसी ट्रेनिंग के चलते कैप्टन इस टूल पर भरोसा करते हैं और प्लेन को सीधा करने के लिए उसे बाईं तरफ मोड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगा वो प्लेन को सीधा कर रहे हैं, लेकिन वो दाहिना झुकाव तो पूरी तरह से एक झूठ था। और यहीं से हमारा अगला हिस्सा शुरू होता है, कॉकपिट में सन्नाटा और एक जानलेवा संचार विफलता। कैप्टन के बाईं ओर मोड़ने से प्लेन असलियत में बाईं तरफ खतरनाक तरीके से झुकने लगता है। तो आइए कॉकपिट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस भयंकर गलती को किसी ने टोका क्यों नहीं। अब इस कहानी में नंबर 3 सबसे अहम सुराग है। कॉकपिट में एक नहीं बल्कि 3 एटीट्यूड इंडिकेटर लगे थे, एक कैप्टन का, एक फर्स्ट ऑफिसर का और बीच में एक बैकअप। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कैप्टन के खराब मीटर को छोड़कर बाकी दोनों मीटर बिल्कुल सही काम कर रहे थे। वो साफ साफ दिखा रहे थे कि प्लेन बाईं तरफ गिर रहा है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कैप्टन कुकर की कंफ्यूज्ड आवाज रिकॉर्ड है। यहाँ क्या हुआ है मेरे उपकरण? वो पूरी तरह से स्थानिक भटकाव का शिकार हो चुके थे। उनका शरीर उन्हें चीख चीख कर बता रहा था कि प्लेन बाईं तरफ गिर रहा है, लेकिन सामने उनका खराब उपकरण उन्हें दाईं तरफ का झुकाव दिखा रहा था। और ठीक इसी पल फर्स्ट ऑफिसर विरानी का एक ऐसा जवाब आता है जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। वो कहते हैं, मेरा भी पलट गया है, ठीक लग रहा है। एविएशन के इतिहास में इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला और जानलेवा वाकया शायद ही कोई हो। कैप्टन को लगा कि फर्स्ट ऑफिसर कह रहे हैं कि उनका मीटर भी खराब हो गया है, जबकि असलियत में फर्स्ट ऑफिसर का मीटर बिल्कुल सही काम कर रहा था। तो एक बड़ा सवाल उठता है, फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में क्यों नहीं ले लिया? इसके पीछे 1978 के कॉकपिट कल्चर की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। उस दौर में सीनियरिटी और पदानुक्रम बहुत मायने रखता था। फर्स्ट ऑफिसर अपने कैप्टन को कभी टोकते नहीं थे, उनके फैसलों को चुनौती देने का तो सवाल ही नहीं था। फर्स्ट ऑफिसर अपनी स्क्रीन पर प्लेन को बाईं तरफ गिरते हुए साफ देख रहे थे, लेकिन वो अपनी हद में रहे और खामोशी से सब देखते रहे। इस बीच पीछे बैठे फ्लाइट इंजीनियर फारिया को सब कुछ समझ आ रहा था। उन्हें पता चल गया था कि कैप्टन एक खराब मीटर को देखकर प्लेन उड़ा रहे हैं। वो घबराहट में चिल्लाए, उस वाले के हिसाब से मत चलो, उस वाले के हिसाब से मत चलो। लेकिन किस वाले के? कैप्टन वाले के या फर्स्ट ऑफिसर वाले के? उनकी इस अधूरी और कंफ्यूजिंग चेतावनी ने कॉकपिट की उस अफरा तफरी में सिर्फ आग में घी डालने का काम किया। आखिरी के कुछ सेकंड तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। प्लेन का झुकाव 100 डिग्री को पार कर जाता है। सोचिए, एक इतना विशालकाय 747 प्लेन अब लगभग उल्टा होकर हवा में उड़ रहा था। ग्रेविटी पूरी तरह हावी हो चुकी थी, अल्टीमीटर के कांटे पागलों की तरह नीचे गिर रहे थे और वो प्लेन सीधा समंदर की तरफ गोता लगा रहा था। अब बचने का कोई चांस नहीं था। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आते हैं, इस हादसे की दुखद विरासत, आरोप और कुछ खौफनाक समानताएं। उस मनहूस रात 213 लोगों की जान चली गई। सम्राट अशोक समंदर की गहराइयों में टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन जब इसकी जांच शुरू हुई तो एविएशन इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बंट गई। जांच के नतीजों में 2 बिल्कुल अलग अलग दावे सामने आए। भारतीय जांचकर्ताओं की रिपोर्ट ने साफ कहा कि इस हादसे की मुख्य वजह कैप्टन का वो खराब एटीट्यूड इंडिकेटर था। लेकिन दूसरी तरफ प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग का कुछ और ही कहना था। उन्होंने दावा किया कि कैप्टन कुकर की मेडिकल हिस्ट्री, खास तौर पर उनकी डायबिटीज और शराब का पुराना सेवन, इस भटकाव का असली कारण था। दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क थे, लेकिन एक बात अभी भी खटक रही थी। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो कुछ ऐसे खौफनाक पैटर्न दिखते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एयर इंडिया हादसे के महज 11 महीने बाद ब्रिटिश एयरवेज के एक 747 प्लेन में भी बिल्कुल वही उपकरण खराब हुआ, लेकिन वो लोग बच गए। क्यों? क्योंकि वहां फर्स्ट ऑफिसर ने बिना सोचे तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वहीं 1999 में कोरियन एयर कार्गो के साथ भी हूबहू यही हुआ और वहां भी किसी ने कैप्टन की गलती को चुनौती नहीं दी। नतीजा, वो भी क्रैश हो गया। ये पूरी घटना और ये समानताएं हमें एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। मशीनों में तो कभी भी खराबी आ सकती है, लेकिन क्या एक सख्त अनुशासन और आपस में खुलकर बात ना कर पाना उससे भी ज्यादा जानलेवा है? जरा सोचिए, क्या होता अगर उस रात फर्स्ट ऑफिसर ने नियम तोड़कर बस इतना कह दिया होता, नियंत्रण मेरे पास है। ये दर्दनाक हादसा हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी साफ संचार और थोड़ी सी हिम्मत दुनिया की किसी भी तकनीक से बड़ी जीवन रक्षक बन सकती है।